हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल रह गया था। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 ml of 2 molar NaOH solution is added to 200 ml of 0.5 molar of NaOH solution. What is the final concentration? तो फाइनल कंसंट्रेशन भी हमें एम में ही निकालना है, मतलब मोलरिटी ही निकालनी है हमें। ठीक है, 10 ml है, मतलब 0.01 लीटर। मोलरिटी की डेफिनेशन क्या थी? मोलरिटी जब हम निकालते हैं, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम को हमने पहले लीटर में चेंज कर लिया। ये तो कन्वर्जन आता है ना, 1 ml इक्वल्स टू 0.001 लीटर। इतना आया समझ में? और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 0.2 लीटर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो मोलरिटी गिवन है कितना, इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो इसकी मोलरिटी है 2, नंबर ऑफ मोल्स n1 मान लेते हैं, और वॉल्यूम कितना है 0.01 लीटर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, n1 इक्वल्स टू 0.02। इसके कितने मोल्स हैं, 0.02। अब इसकी बात करते हैं, इसकी मोलरिटी कितनी गिवन है, 0.5। ठीक है, इक्वल्स टू n2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर कितना आया था, 0.2। ठीक, तो इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये आता है 0.01। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है। तो फाइनल कंसंट्रेशन में n1 प्लस n2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.03 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 0.01 इंटू 0 प्लस 0.2, तो 0.21। ठीक है, फाइनल मोलरिटी ये कट जाएगा, ये समथिंग इसमें कटेगा नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे तो आ जाएगा 3/21 इक्वल्स टू 1/7 मोल्स एम। ठीक, ये हुआ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन कितना आया, 1/7, या इसको लिख सकते हैं 0.142। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट? तो अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता ही है मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रहे, किसके मोल्स लेने हैं, सॉल्यूट के। ठीक, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मोलैलिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन था। मोलैलिटी में क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी में क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास, इसमें वॉल्यूम की बजाय मास है और सॉल्यूशन के बजाय सॉल्वेंट है। ठीक है, ऊपर सेम रहेगा, ध्यान देना, मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। क्वेश्चन में मोलैरिटी या मोलैरिटी ना दे करके ये डायरेक्टली कैपिटल एम और स्मॉल एम दे सकता है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि हमें क्या यूज करना है। वैसे ये आखिरी लेक्चर है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का, मतलब इस चैप्टर का, मूल कॉन्सेप्ट का। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है। अब 5.2 मोलर aqueous solution of methyl alcohol CH3OH is supplied. ठीक है, what is the mole fraction of methyl alcohol in the
सॉल्यूशन। अब बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास इन केजी। किसका? सॉल्वेंट का। मान लेते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस गिवन है तो मतलब H2O यूज हुआ होगा। ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ये ध्यान देने वाली बात, एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर होता है। किसका सॉल्यूशन किसके साथ इसका मिथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन है? वाटर के साथ है। ठीक है, एक्वस मतलब वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे मोलैलिटी कितनी है? 5.2। अब यहाँ पे कुछ नहीं गिवन होता है तो 1 kg हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 1 kg एज्यूम कर लिया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 5.2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर सॉरी 5.2 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है? Na अपॉन सॉल्यूट का अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का हमें पता हो चल गया। आप सॉल्वेंट का क्या? सॉल्वेंट वाटर है और वाटर का मास कितना है? 1 kg बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में कितने वाटर के मोल्स होंगे? टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2O का? 2 प्लस 16 18। ठीक, 18 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे उठा के नंबर ऑफ मोल्स 5.2 प्लस अपॉन 5.2 प्लस 1000 अपॉन 18। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मैंने शुरुआत के लेक्चर्स में मैंने बोला था मोल फ्रैक्शन को दूसरे टॉपिक से साथ जोड़ करके ये लोग क्वेश्चन बना देते हैं। ये पूरा जो सिलेबस है जो मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ना इसमें कोई कहानी होगी ना कोई कुछ। ठीक है, तो आप लोग को टू द पॉइंट रहना है। ठीक है, कोई कहानी मैं सुनाऊं या ये हूँ मैं मोटिवेशन लेक्चर दूं, कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली वही होता है जो आप पढ़ के जाते हैं। ठीक है, आप जितने से ज्यादा डाइवर्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं डाइवर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितनी आपके क्वेश्चन में डाइवर्सिटी रहती है, मतलब एक ही लेक्चर नहीं। अब जैसे कि मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया, ठीक है, आपके पास इतना था तो आप घर जाएंगे तो आपके पास इतना रहेगा। ठीक है, जब दोबारा पढ़ के जब आप निकलेंगे तो दूसरा लेक्चर मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो ये आपको नहीं सोचना कि मैंने आज इतना पढ़ा, तो आपके साथ ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, पहले वाला भी ऐड है। वैसे तीसरे दिन इतना पढ़ के जाएंगे तो आपको दिमाग में ये रखना है हमने इतना पढ़ लिया है। ठीक है, चौथे दिन, क्योंकि ये डाउट रहता, मेरे टाइम भी डाउट रहता था कि जैसे मैं इतना पढ़ के जाता था, दूसरे दिन इतना पढ़ के जाता था, इतना ही मुझे याद रहता था, इतना ही। ठीक है, वो समय गाइडेंस की काफी कमी थी, इसलिए मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को दिमाग में पहला माइंडसेट आप लोग का ये होना चाहिए कि ये ये चीज हो रही है हमारे साथ, ये चीज हो रही है, मेरा पीछे का कंप्लीट हो चुका है। और पीछे के क्वेश्चन हफ्ते भर में, 3 दिन में, 4 दिन में, जब टाइम मिले तब एक दो क्वेश्चन कम से कम लगा लेना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो टाइम बचे वो मैथ और फिजिक्स में इन्वेस्ट करो। ठीक, अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी दो टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। फॉर लिक्विड सॉलिड हमें पता है एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है? मॉस अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, रिलेटिव या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। थोड़ी मेरी राइटिंग में थोड़ा सा इश्यू आ सकता है आप लोग को। अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिया जाता है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होती है। ठीक, अब बात करते हैं, इतना समझ में आया? इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर वगैरह कर सकते हैं। वैसे मेरा तो मेन मोटिव है आप लोग को पढ़ाने का, कि आप लोग को आसानी से हर मटेरियल मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं गैसेस के।
एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है? हमने ये इक्वेशन पढ़ी है या पढ़ेंगे आगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? एन इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, आई बात समझ में? अब बात करते हैं, उस उठा के वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कैसे आया वो हम लोग निकाल रहे हैं। एन की जगह वैल्यू पुट कर दिया हमने, आर टी। ठीक, अब क्या किया हमने, हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन गैस के टर्म में निकालना हमें, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस m को उधर ले जाओ, वॉल्यूम को इधर ले आओ, आरटी को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, इस साइड क्या बनेगा, P इंटू एम, एम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि आर टी नीचे आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल m बाई v के, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर डेंसिटी हो जाएगी। और हमारी डेंसिटी क्या निकल के आती है, pm बाई आर टी, ये मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक, p क्या होता है, प्रेशर होता है जहाँ पे, r क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, t क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक, आई बात समझ में? क्या किया हमने, आइडियल गैस की इक्वेशन लिख ली, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आगे हम पढ़ेंगे आइडियल गैस के बारे में। तो हमने एन की जगह इसकी अभी जो मोलरिटीज है, इस चैप्टर में हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था, मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं हम लोग, तो मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा एब्सोल्यूट डेंसिटी, और इसकी वैल्यू हमें निकल के आती है ये पीएम बाई आर टी। ठीक, आगे बढ़े, चलो। अब बात करते हैं वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, उसके टर्म से हम लोग निकाल के लेके आएंगे। उसमें क्या था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये था। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। अब हमें निकालना इसको अब हम जब गैसेस के टर्म में निकालते हैं, इसको वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं या रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके टर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, अब हमने गैसेस की जो रियल डेंसिटी निकाली थी, वो क्या थी, रियल मतलब कहने का मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी पीएम बाई आरटी थी। ठीक है, अब हाइड्रोजन की भी, या वेपर डेंसिटी, हाइड्रोजन की भी क्या होगी, पी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पी से पी कैंसिल हो गया, सेम प्रेशर टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 2 होता है, कैपिटल एम अपॉन 2। तो वेपर डेंसिटी हमारी निकल के आती है, वेपर डेंसिटी निकल के आती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस या ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस अपॉन 2। ठीक, ये होती है हमारी वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। हमने क्या किया, सिंपली एब्सोल्यूट डेंसिटी दोनों को दी, दोनों के हमें पता हो गई। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है, पीएम बाई आरटी होती है। ठीक है, तो ये उस सब्सटेंस की जिसकी हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है और हाइड्रोजन के टर्म में निकालनी है, दोनों को उठा के रख दिया, तो हमने प्रेशर और टेम्परेचर तो सेम रहना चाहिए। ठीक, तो ये कैंसिल हो गए, पी आर टी कैंसिल हो गए, और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 1 प्लस, दो एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये ट्रांजिशन मेटल M, ठीक है, forms a volatile chloride, has a vapor density of 94.8. If it contains 74.75 of chlorine, the formula of metal chloride will be। अब क्वेश्चन देखो, सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ना। जैसे कि नॉर्मल इंसान यहाँ पे क्वेश्चन में ये भूल कर देगा, वोलाटाइल क्लोराइड, अच्छा ठीक है वोलाटाइल क्लोराइड, ये वोलाटाइल क्लोराइड है, चलो ठीक है क्लोराइड बोल दिया उसने। वेपर डेंसिटी है, तो हमने गैस के बारे में सोचा था कि उसे गैस का ही होता है वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 करते हैं तो वेपर डेंसिटी आ जाती है, समथिंग ऐसा कुछ सोचेगा। और क्या करेगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट किसका उठा के रख देगा, क्लोरीन का उठा के उल्टा सीधा करता चला जाएगा। ठीक है, नहीं, यहाँ ये नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले देखना है ये वोलाटाइल क्लोराइड एम Cl, मान लो इसके x नंबर है, ठीक है, ये है वोलाटाइल, ठीक है, ये वोलाटाइल क्लोराइड, इसकी बात हो रही है, इसकी वेपर डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है, ना कि सिर्फ Cl की। इसकी कितनी है, 94.8 है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, वो मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूल का वेट है, उसमें सिर्फ एटम ही मत समझ लेना कि एटॉमिक वेट वगैरह रखना। ये मॉलिक्यूल जो किया है Ml और Cl का मिलकर जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर वेट रखना है। ये वोलाटाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट रखना है। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इसका अपॉन 2। वेपर डेंसिटी कितनी की गई, 94.8 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 698। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है इस 189.6 में 74.75 ये क्या है, क्लोरीन है। कितना, 74.75, ठीक है, बाई 100। ठीक, इतना क्या है, क्लोरीन है। तो हमें क्लोरीन का मास यहां से पता चल जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन निकालेंगे। ठीक है, ये क्या आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 3/4 आता है। ठीक, कितना आता है, 3/4। और इसको हम लोग कट करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 4 4 जा 16, 2 9, 4 7 जा 47.4। ठीक, अब आगे बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 3 12, 12 + 2 14। ठीक है, इतना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कितना है, क्या क्या है, क्लोरीन है। इतने मतलब क्लोरीन का मास इतना है। ठीक है, और एक क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5। क्या इसको हम लोग 35.5 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम आ जाएंगे। चलो करते हैं। ये अप्रॉक्स आएगा 4। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने पता चल गए, 4। एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 4। ठीक है, तो जो क्लोराइड बन रहा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, आई बात समझ में। चलो एक बार रिवीजन करते हैं इस क्वेश्चन को।
हमने क्या किया, सिंपली वोलाटाइल क्लोराइड की बात की गई है, पूरे क्लोराइड की बात की गई है, जो मेटल क्लोराइड बना रहा है उसकी बात की गई है, सिर्फ क्लोराइड की बात नहीं की गई है। ठीक है, उसकी वेपर डेंसिटी कितनी है, 94.8 है। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी आ गई है, तो उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी के इक्वल कर देंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा 189.6। 189.6 में कितना है, कितना परसेंट क्लोरीन है, 74.75, तो अप्रोक्सीमेटली इतना आता है, 142.2 ग्राम क्लोरीन है। ठीक है, तो उसके बाद ग्राम पर मोल क्लोरीन है, उसको 35.5 मतलब एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम आ जाएंगे। ठीक, तो कितने आते हैं, 4। ठीक, और 4 आ गए तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा MCl4। ठीक, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हो सके किसी भी कोचिंग मटेरियल कोई भी उठा लो, अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, PW के भी उठा सकते हो, LN के भी उठा सकते हो, रेजो के भी उठा सकते हो। ठीक है, किसी के भी उठा लो और कर डालो। ठीक है, वैसे मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, तो मुझे कॉपीराइट वगैरह की कोई परवाह नहीं है। ठीक, तो किसी भी और भी कोई कोचिंग होगा, जो भी कोचिंग भी तुम्हें पसंद आए उसका कोचिंग मटेरियल क्वेश्चन उठा लो, और एक टाइप के क्वेश्चन एक ही बार करो। ठीक है, फिर दूसरा टाइप खोजो, फिर तीसरा टाइप खोजो। ठीक है, इस लेक्चर सीरीज को एक दो बार देख लो। लेक्चर्स को देखते समय कॉपी पेन होनी चाहिए, वैसे मुझे ये सब पहले बताना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, पहला तो लेक्चर हो चुका। कॉपी पेन होना चाहिए, नोट डाउन करते रहो, बस इतना जितना लेक्चर पढ़े हो इतना सफिशियंट है, सफिशियंट है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार इधर उधर मैंने क्या कैसे सिंगेज वगैरह, मेरे दोस्त वगैरह जब मैं तैयारी करता था सिंगेज कोई खरीद लेता था, कोई बालाजी खरीद लेता था। हाँ, कुछ भी खरीदो लेकिन एक ही कोई मटेरियल खरीदो। ठीक है, कोई एक ही मटेरियल खरीदो, कोई भी बुक उठा सकते हो, वो ओपी टंडन उठा लो, कर डालो, बस उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें देखने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं देखने हैं। मतलब देखो, घोड़े की तरह चला हमने, गधे की तरह नहीं, कि खच्चर की तरह नहीं, ये उसमें लाद दिया जाए चलता रहे चलता रहे चलता रहे, बोझ उठा के नहीं चलना, हमें फास्ट चलना है, एक ही को बैठा कर चलना है, फास्ट चलना है। ठीक है, ये बात समझ में। अगर आप बोर्ड फाउंडेशन वाले हो तो लगभग 2 आवर्स इनफ होंगे केमिस्ट्री के लिए, नहीं तो 3 आवर्स दे सकते हो आप केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, रिवीजन वगैरह करने के लिए। और ये याद करने वाली चीज नहीं होती है, थोड़ी सी इनऑर्गेनिक में याद करने वाली चीज होती थी, लेकिन इनऑर्गेनिक का ज्यादातर पोर्शन अब हटा दिया गया है। ठीक है, नए सिलेबस न्यू सिलेबस में जो है वो हटा दिया गया है। न्यू सिलेबस जो है इनऑर्गेनिक के ज्यादातर पोर्शन क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। ऑर्गेनिक होगी, ऑर्गेनिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगी, वो सब हम मुझ पे छोड़ दो समझाने की चीजें। ठीक है, चलो इतना ज्ञान काफी था, ये सब ज्ञान जो ये बड़ा सा ज्ञान मिला है ये इम्पोर्टेंट था, इस वजह से मुझे पहले लेक्चर में दे देना चाहिए था। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है, आगे हम चालू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि यूनिक चैप्टर है। क्वेश्चंस आते हैं, पक्का आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इंगेज रहिएगा, वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे मैं लेक्चर्स वगैरह बनाता रहूँगा, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड करते हैं लेक्चर। थैंक यू।